मेरे प्यारे प्यारे सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स, मैं आज तुम्हारे लिए लेके आई हूँ तुम्हारा पेपर एनालिसिस, जो तुम्हें मदद करेगा तुम्हारे आखिरी मोमेंट पे। ये जो 1.5 डेज या फिर 7-8 घंटे बचते हैं बेचारे बोथ ग्रुप वालों के पास, उसमें हम पढ़ाई कैसे करें, हम प्रियोरिटाइज किसको करें, कौन कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर पे ध्यान दें, वो सब कुछ देखेंगे पिछले 16 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज करते हुए। ठीक है, सो इस पेपर एनालिसिस से पहले तुम्हें ये पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि तुम्हारा पेपर दिखेगा कैसा। तो तुम्हारे पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं और ये एमसीक्यूज़ भाई साहब 15 एमसीक्यूज़ पूछते हैं। हर एक एमसीक्यू में 2-2 मार्क्स देते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बस ऐसे गोले भरने हैं और गोले भरने के मार्क्स मिलते हैं तुम्हें यहाँ पे। समझ रहे हो तुम? तो तुम्हें इसे छोड़ के नहीं आना है। प्लस विद दैट क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि बहुत भयानक टफ आते हैं, आसान से एमसीक्यूज आते हैं जो तुम अगर पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को रेफर करो तो उससे हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास्ट अटेम्प्ट के एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर रखे हैं, जाके देखो वहाँ से और इसे कंप्लीट कर लो। वहाँ से उसको ही कर लोगे ना तो वहीं से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो सबसे पहला काम यार, ये 30 मार्क्स नहीं छोड़ के आएंगे प्लीज़। ठीक है, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरे को, ये छोड़ के नहीं आना है। और इसके लिए हर एक सब्जेक्ट में अगर तुम 2-3 घंटा भी दे के बैठ जाओगे ना अभी, तो तुम आराम से अटेम्प्ट कर लोगे इन क्वेश्चंस को। तो इस पे एम करो कि एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स तो यहीं से क्रैक कर लेना है मिनिमम, है इतना मार्क्स यहाँ से लेके ही आना है कैसे भी करके। अब देखो 25 तो हो नहीं सकता है यहाँ पे, या तो 24 हो सकता है या तो 26 हो सकता है। तुम्हें किसी भी एमसीक्यू में आधे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, कि तुमने ए बी कर दिया और उन्होंने बी में चलो आधा साफ है, ऐसा नहीं करेंगे। वो तुम्हारे करेक्ट ऑप्शन पे ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको फॉर श्योर 20 से 26 मार्क्स यहाँ लेके आने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो 70 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे ना 7 क्वेश्चंस पूछती है इंस्टीट्यूट, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 तुम्हें आंसर करने हैं और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। ये जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो 2-2 क्वेश्चन में सब डिवाइडेड हो सकते हैं 7-7 मार्क्स के, या फिर एक 14 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपके क्वेश्चंस 5-5-4 मार्क्स में सब डिवाइडेड हो सकते हैं एक क्वेश्चन। लेकिन मोस्टली चांसेस ये हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको पेपर में दिखेंगे वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन 2-2 पार्ट में सब डिवाइडेड दिखेगा। बहुत कम आपको ये और ये वाली कैटेगरी दिखेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सबसे पहले पेपर से, दैट इज बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। यार ये जो पीडीएफ है ना पेपर एनालिसिस का, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ @CMA Junction। सो मेक श्योर आप वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। पहले आप यहाँ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लो और फिर वहाँ से आप उसे रेफर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ले लोगे कि पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया है, उससे क्या क्या समझा मैंने, अगर मैं वो तुम्हें बता पाऊँ। फ्यूचर में आपके क्वेश्चंस क्या आएंगे, जून 26 अटेम्प्ट में आपके क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उस पीडीएफ को रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। छोटा चैप्टर है, आसानी से किया जा सकता है। इसे सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके ख़त्म करेंगे। 7, 14, 21 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछ रही है इंस्टीट्यूट इससे रीसेंट अटेम्प्ट्स में, तो इसे सबसे पहले ख़त्म करेंगे। सेकेंड प्रायोरिटी में आप बिजनेस एथिक्स कवर करोगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर, हर बार कंसिस्टेंटली 14 मार्क्स का आता है, तो इसे भी कंप्लीट करेंगे पूरा, कुछ नहीं छोड़ना। इन दोनों चैप्टर का भाई साहब कुछ नहीं छोड़ना है, एकदम ऐसे पूरा गुट्टी बना के ऐसे पी डालो। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आप कंपनीज ऐड कर लो। सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लोगे ना, तुम्हारी लॉ की नैया पार हो जाएगी, सच बता रही हूँ। क्योंकि उसके बाद जो ये सिर्फ एक से दो क्वेश्चन हमारे बचते हैं, ये जो 2 क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के कहीं कहीं से पूछते रहता है ना। इसका कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है, ये कहीं से भी आता रहता है। लेकिन ये 3 चैप्टर फिक्स्ड कैटेगरी है कि भाई साहब इसी से तुम्हारा 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 7 में से 5 सॉल्व करना है, वो 5 इन्हीं तीनों से हो जाएगा। तो इन तीनों को बहुत शिद्दत से कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन पिछली बार पूछा गया था, ये ऐसा नहीं है इसी बार पूछा गया, पहले भी अटेम्प्ट्स में ये आ चुका है। फिर इसके बाद ये ई कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों को बार बार प्रायोरिटाइज करते हैं, कंटिजेंट वाला प्रायोरिटाइज करते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट प्रायोरिटाइज करते हैं, माइनर एग्रीमेंट प्रायोरिटाइज करते हैं। इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी भी इनका एक अच्छा प्रियोरिटाइज वाला टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। बेलमेंट और लीगल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट से ये केस स्टडी ज़्यादातर पूछते हैं। फिर इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करूँ तो कंडीशंस वर्सेस वारंटी एंड सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ये बार बार पूछा गया है। इम्प्लाइड कंडीशन भी बार बार पूछा गया है। प्लस ये जो रेमेडीज़ है ना, रेमेडीज़ वाला ये बहुत बार, मतलब ये जब भी इस चैप्टर से पूछते हैं तो ये वाले टॉपिक को प्रियोरिटाइज करते हैं। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट
और असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप से पूछा गया है। फैक्ट्रीज एक्ट में ये देखो जितने बार भी पूछा है ना इन्होंने, ये पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, ये पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं यहाँ पे। फैक्ट्रीज एक्ट में यहाँ पे इन्होंने पेमेंट ऑफ ग्रैट्युटी वाला पार्ट पूछा, और देखो ग्रैट्युटी से ही रिलेटेड यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं हर बार, ये देखो। और फोरफीचर, ग्रैट्युटी और फोरफीचर पूछते हैं ये फैक्ट्रीज एक्ट से। फिर इसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, तो ये बेनिफिट्स इंटाइटल टू इंश्योर्ड पर्सन ही पूछा इन्होंने मोस्टली, जब जब पूछा है ये रिसेंट अटेम्प्ट में। कोड ऑन वेजेस नया नया आया है, तो ये नए नए टॉपिक्स के साथ खेल रहे हैं, इसके अंदर कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है। कंपनीज एक्ट में जो टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, बायबैक ऑफ शेयर्स, मेमोरेंडम, इशू ऑफ बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कई बार पूछे गए हैं। प्रोस्पेक्टस, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट डायरेक्टर्स वाले पार्ट पे देखो आप ना इसमें कैटेगरी देख लो। मोस्टली जब अब ये कंपनीज एक्ट में पूछते हैं ना, तो ये ऐसे 2 कैटेगरीज बना के रखे हैं कि डायरेक्टर से 3 पूछ रहे हैं, यहाँ से 2 पूछ रहे हैं। तो मोस्टली ये ऐसा ही कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा मोस्टली डायरेक्टर वाले पार्ट से ज़्यादा और कंपनीज वाले पार्ट से कम। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी भाई साहब, कंपनीज और डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि वो दोनों मिला के तुम्हारा 2.5 क्वेश्चन तो वहीं ख़त्म हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर इसके बाद तुम बिजनेस एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस कई बार देखोगे पूछा हुआ, और नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स कई बार इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। डायरेक्टर्स में ऑडिट कमिटी, वुमेन डायरेक्टर, आपका बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज पावर्स एक्सरसाइज बाय बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रियोरिटीज़ की बात करूँ तो सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट चार्टर। बहुत आसान होता है, सिंपल होता है, और इसमें ना देखो एक पैटर्न हर बार बना रही है इंस्टीट्यूट कि ना पहले वो इधर से पूछ लेंगे ऊपर वाले ये 2 टॉपिक से, फिर वो इधर से पूछेंगे नीचे के 2 टॉपिक से, फिर वो ऊपर से पूछ रहे हैं, फिर वो नीचे से, फिर वो ऊपर से। तो मेरे को लगता है तुम्हारे में ऐसे चांसेस हैं वो डिप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, बैड डेट्स, ये वाले टॉपिक से ज़्यादा चांसेस पूछने का। लेकिन ये पूरा चैप्टर बढ़िया से कर लेंगे, 20 मार्क्स तक आ रहा है तो अच्छा है हमारे लिए, आसानी से हो जाएगा। सेकेंड प्रियोरिटी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे, क्योंकि अभी देखो रिसेंटली ना इन्होंने और ज़्यादा वेटेज इसका बढ़ा दिया है, तो इससे सब सेकेंड प्रियोरिटी में ख़त्म कर लेंगे। आसान सा टॉपिक है, छोटा सा है, ख़त्म किया जा सकता है। फिर इसके बाद हर बार जो पूछी जाती है ना चीज़ें, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाती है। तो ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम हर बार पूछते हैं, साथ में पूछते हैं, तो इसे भी साथ में ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद पार्टनरशिप में जाओ और पार्टनरशिप को खत्म कर दो। टोटल 18 मार्क्स तक का यहाँ पूछा जाता है, एक बार बीच में गायब कर दिया था, लेकिन चांसेस है इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आगे कंटिन्यू करेंगे ये, ठीक है। और 5th पे आप जाओगे अपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। स्पेसिफिकली मैं ये वाला टॉपिक यहाँ नहीं बोल रही, इसमें 3 अलग हैं और फिर 7 मार्क्स का पूछा जाता है। तीनों अलग अलग चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है, तो पहले 5 ये खत्म कर लो, फिर उसके बाद ये भी खत्म कर लेना अगर टाइम बच जाए तुम्हारे पास तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखोगे तो इधर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा गया है कई बार, बैंक रिकंसिलेशन कई बार पूछा गया, इधर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और एरर्स रेक्टिफाई करने वाले क्वेश्चंस कई बार आए हैं। बस कैटेगरी ध्यान रखेंगे, ये कैटेगरी पूछ लिया तो मेरे को लगता है कि ये वाली कैटेगरी से तुम्हारे चांसेस हो सकते हैं। इधर मैं अगर चांसेस की बात करूँ तो देखो इन्होंने पहले बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा, फिर कंसाइनी पूछा, फिर जॉइंट वेंचर पूछा। तुम्हारे में चांसेस है बिल ऑफ एक्सचेंज या कंसाइनी से पूछ सकते हैं। कमर्शियल वाले से पिछली बार नहीं आया था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली आ रहा था इससे, तो अब चांसेस हैं कि इस अटेम्प्ट में आ जाए, क्योंकि देखो पिछले वाले में इन्होंने इन दोनों से पूछ लिया था 14 मार्क्स का, तो इधर चांसेस हैं कि इस बार एक क्वेश्चन इधर कमर्शियल से भी आ जाए। ये तो पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट करना मैं सजेस्ट करूंगी हमेशा, क्योंकि इससे पूरा 18 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार ये, तो अच्छे से बढ़िया से प्रिपेयर कर लो इसे। ब्रांच बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे, हर बार पूछता है, तुम्हारे अटेम्प्ट में आने के चांसेस हैं। इंश्योरेंस क्लेम में फायर से रिलेटेड जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ये 1 वाला तो बहुत ही पूछते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बहुत बार पूछते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 11, 10, 12, 16, 1 ये मोस्टली आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी खत्म। आ जाओ नेक्स्ट चीज़ जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसको मैंने दोनों को अलग अलग ही बांट दिया है। पहले डायरेक्ट टैक्सेशन में बात करूँ तो फर्स्ट प्रियोरिटी भाई साहब हेड्स कर लो, हेड्स कर लोगे तो 1, 2 और 2.5 क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले हेड्स करेंगे, हेड्स करने के बाद ये रेसिडेंशियल कर लेना, तो 3 क्वेश्चन हो गए यहीं से तैयार, ठीक है।
और चौथा क्वेश्चन तुम्हारा सेट ऑफ एंड डिडक्शन कर लोगे, 4 क्वेश्चन यहीं से तैयार। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन भाई साहब 5 आपके डायरेक्ट टैक्सेशन से पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे यहाँ से अगर आपने ये खत्म कर लिया, मोस्टली हर बार देखो सिर्फ यही टॉपिक से पूछ रहे हैं, है ना। हेड्स तो पूछेंगे ही, वो रेसिडेंशियल और बेसिक कंसेप्ट से वो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इधर से वो 2.5 क्वेश्चन उठा लेते हैं, इधर से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इनको कर लिया तो आपके यहीं 4 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ एक करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ना एक वो ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, बहुत आसान। आपका कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन इससे मिला के ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत आसान होता है। तो इसे कर लेंगे 4th प्रायोरिटी में, तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। लेकिन फॉर सेफ्टी हमें प्रिपेयर रहना है भाई साहब, तो ये वाला पार्ट भी करके जाएंगे, लेवी इन कलेक्शन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ उसके अलावा ये क्या पूछ रहे हैं, तो रिटर्न एंड पेमेंट से पूछते हैं मोस्टली, और वैल्यूएशन रूल से पूछ रहे हैं हर बार। कस्टम में वो सिर्फ वैल्यूएशन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ना। अगर टॉपिक्स की बात करें क्या क्या टॉपिक पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे देखो रेसिडेंशियल पे तो वो ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोलते हैं कि आप रेसिडेंट हो ये मान के करो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, ये वाली अलग अलग सिचुएशंस देके वो तुम्हें ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोलते हैं। अब अगर मैं हेड्स ऑफ इनकम की बात करूँ ना, तो हर बार ये चेंज कर करके पॉलिसी आपको सॉल्व करने बोलते हैं कि आपने डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं किया है। तो ये वाली लाइन को बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में लिखते हैं डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो नहीं हो रहा है, किसी किसी में लिखते हैं हो रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। और हर बार ये इन सारे हेड्स से तो एक एक क्वेश्चन बना ही देते हैं। और उसके अलावा ये सेट ऑफ इन्हें बहुत प्यारा है, एकदम एग्जैक्ट टाइप का क्वेश्चन आया था, देखो जून 25 दिसंबर 25 में, एकदम एग्जैक्ट टाइप की भाषा इस्तेमाल करके। और डिडक्शन में भी एकदम एग्जैक्ट टाइप का क्वेश्चन आया था जैसा पिछले अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। चलो यहाँ पे भी वही ऑप्ट आउट है नहीं है, वो वाली चीज़ें ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ जाओ टुवर्ड्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये दोनों चैप्टर बहुत आसान है यार। इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊं, मोस्टली ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार कंसेप्ट एंड फीचर्स सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के पूछ लेते हैं। टैक्स कौन कौन से जीएसटी में सब्स्यूम हुए, कौन कौन से नहीं हुए, ये वाला टॉपिक पूछ लेते हैं, बहुत आसान है। तो ये दोनों चैप्टर को बढ़िया से एकदम करके जाएंगे, 14 मार्क्स दे के जा रहा है, बहुत आसान से चैप्टर, तो कर लो भैया। इसके अलावा लेवी एंड कलेक्शन से बात करूँ तो यहाँ पे ये कंपोजिशन और इंडिपेंडेंट केसेस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाला केस और इंडिपेंडेंट केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, कौन सा पर्सन लाइबल है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। और देखो इनका ना ये टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले से एकदम फिक्स है, एक बार वैल्यू पूछा फिर टाइम पूछा, फिर वैल्यू पूछा फिर टाइम पूछा, फिर वैल्यू पूछा, तुम्हारे में टाइम पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारे रिटर्न्स एंड पेमेंट पे, इन्होंने QRMP पूछा था, ऐसा नहीं है नया है, पहले भी पूछ चुके हैं। प्लस साथ ही साथ अलग अलग जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, वैल्यूएशन रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हर बार आ रहा है। देखो ये जब से नया सिलेबस आया ना तब से इनका यही वाला टॉपिक बहुत प्यारा है, वैल्यूएशन रूल, जिससे ये पूछते रहते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग पे। कॉस्ट अकाउंटिंग पे हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं, और ये 6 में अगर प्रायोरिटी की बात करूँ तो देखो हमें ना मार्क्स चाहिए, हमें पूरा एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर करके मार्क्स अंदर करना है। तो उसके हिसाब से कैटेगरीज बनाई हैं, मार्जिनल से पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। देखो अभी तक ये क्या कर रहे थे ना, एक फुल फ्लेज 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन इस अटेम्प्ट में इसे बांट दिया। बांटने वाले क्वेश्चन ना और ज़्यादा आसान हो जाते हैं, तो होप करो कि तुम्हारे में भी बांट के दे, नहीं दे तो तुम्हें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, जो की फैक्टर एनालिसिस का हो सकता है, मेक और बाय और की फैक्टर को मिला के हो सकता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट का हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी से पूछते हैं, अगर वो 14 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो कैटेगरीज अलग होंगी। मार्जिनल कॉस्टिंग के कंसेप्ट समझ रखें तो मैं बोलूँगी इसे ही सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके खत्म कर दो। फिर इसके बाद चले जाओ तुम्हारी सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जो बनता है ओवरहेड्स और कॉस्ट बुक कीपिंग से। आसान है, दोनों किया जा सकता है। एक मशीन आर रेट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उस पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं दे रखी है, लेकिन मशीन आर रेट वाला करके जाएंगे इस टॉपिक से, ओवरहेड से। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में पूछा था, आगे भी आने के चांसेस हैं उसके। और साथ ही साथ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन वाला जो टॉपिक है, और आपका बहुत आसान सा वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला क्वेश्चन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें से देख के चलेंगे। कॉस्ट बुक कीपिंग से अभी रिसेंट अटेम्प्ट से ना ये रिकन्सिलेशन वाला ज़्यादा पूछ रहे हैं एज कम्पेयर टू तुम्हारा जनरल एंट्री। मतलब समझ लो ये 3 अटेम्प्ट में वो सिर्फ रिकन्सिलेशन पूछ रहे थे, उससे पहले जनरल एंट्री ऑफ इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड पूछा। तो मेरे को लगता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड आने के ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे कॉस्ट बुक कीपिंग में। फिर आ जाओ तुम्हारा थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जो करने के लिए तुम्हें ये 3 अलग अलग चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। कॉस्ट शीट, मटीरियल एंड लेबर,
ये 3 करोगे तब जाके ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। कॉस्ट शीट के क्वेश्चन आसान होते हैं इसीलिए इसको थर्ड कैटेगरी में रखा है। मटेरियल लेबर से भी ये ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं। मटेरियल से ये मोस्टली ईओक्यू के ही क्वेश्चन पूछते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, और लेबर से ये हाल से रो 1 प्लान इनका बहुत फेवरेट है, और बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन इनका बहुत फेवरेट है। ठीक है, फिर फोर्थ में बताऊँ तुम्हें, तो फोर्थ में आता है तुम्हारा ये वाला कैटेगरी जहाँ पे बजट, और बजट के साथ तुम कर रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बजट भी बहुत आसान होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बहुत आसान होते हैं, थोड़े थोड़े से छोटा छोटा सा लिखना है यार। एक बार गो थ्रू हो जाओगे ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा फिफ्थ कैटेगरी की बात करूँ तो फिफ्थ में आप जाओगे अपना प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड। प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड से आपका फिफ्थ हो जाएगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन की कैटेगरी बनती है कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग की, पर मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग से ज़्यादा आसान नहीं, ये वाला पूछते हैं स्टैंडर्ड और प्रोसेस कॉस्टिंग वाला, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या ही है, मटेरियल लेबर का है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता नहीं है। प्रोसेस में भी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आज सच पूछते नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद जो बच्चे कुछ टॉपिक हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेटिंग, इनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। जैसे टॉपिक्स बताए तो अभी पहले इंट्रोडक्शन से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ना ये जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है वो 5-5-4 वाली कैटेगरी में 8th क्वेश्चन में पूछते हैं। पर फिर भी सेफ्टी हमारा भाई साहब जन्म सिद्ध अधिकार है, ले लेना चाहिए, है ना। क्यों सेफ्टी को छोड़े, तो ये सेफ्टी की तरह काम करेगा तुम्हारा कि अगर क्वेश्चंस तुम्हारे टफ आ गए, जो तुम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के भरोसे बैठे हो वो टफ आ गए, तो ये थ्योरी क्वेश्चंस हमें बचा रहे होते हैं उस टाइम पे। तो थ्योरी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछते नहीं हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन का पूछ लिया, इसेंशियल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिनसे ही मोस्टली क्वेश्चन आता है। तो इसे देख लेंगे, ऐसा नहीं छोड़ के जाना है, इसे कर लोगे ना तो फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने जिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर किया था वो टफ आ गया, तो तुम इसके थ्रू अपने मार्क्स बचा सकते हो एटलीस्ट। कॉस्ट शीट से रिलेटेड अभी इन्होंने रिवाइज्ड वाला पूछा, एक प्रेजेंट वाली सिचुएशन से आपको रिवाइज वाला प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है, वो इंस्टीट्यूट ने बुक में भी दे रखा है, ऐसा कुछ नया नहीं था, है ना। तो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लेकिन मटेरियल से रिलेटेड जैसे मैंने बताया ये ईओक्यू से ही रिलेटेड प्रैक्टिकल पूछते हैं, और ये ना ऐसे रैंडमली पूछते रहते हैं, कभी इससे प्रैक्टिकल पूछा, कभी लेबर से पूछा, फिर इससे पूछा, फिर लेबर से पूछा। तो अभी तुम्हारे अटेम्प्ट में चांसेस हैं कि अगर वो प्रैक्टिकल वाला पूछें तो प्रैक्टिकल वाला लेबर से पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मटीरियल। ठीक है, और मटेरियल से ये थ्योरी पूछने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं, जैसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस क्या है, ये सब थ्योरी उनकी पसंदीदा थ्योरी है। और लेबर में अगर वो थ्योरी पूछ रहे तुम्हारे अटेम्प्ट में भी, तो वो आइडल टाइम और ओवर टाइम से ही पूछते हैं मोस्टली, तो आइडल टाइम ओवर टाइम को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लेबर में हाल से रो 1 प्लान और बोनस से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार जब भी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए ना, इन्हीं से रिलेटेड आए, तो आगे भी यही चांसेस हैं कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, 3, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के फंक्शंस, एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ये कुछ रीसेंट अटेम्प्ट के हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो ना तो पूरे पढ़ लो, क्योंकि वो देखो कोई भी ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है सच, है ना, कोई भी ज़्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। और इसके 7 मार्क्स अगर तुम ग्रैब करना चाहते हो तो आई सजेस्ट यू कि एक बार सारे से गो थ्रू हो जाओ, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसके अंदर क्या लिखना है। कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर देखो रिकन्सिलेशन ये लगातार इतने टाइम पीरियड से पूछ रहे हैं, उससे पहले इन्होंने ये जर्नल एंट्री ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग पूछा था और इंटीग्रेटेड पूछा था। तो आगे मेरे को लगता है कि इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू रिकन्सिलेशन 3 अटेम्प्ट से चल रहा है, ये आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हर बार लगातार पूछते हैं ये, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अगर आप चाहो, आपको अच्छे से क्लैरिटी है तो इसको रिविजन्स पे डाल सकते हो, ये हर बार आ रहा है, हर बार बिना गैप के। प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है, प्रोसेस के साथ आई अंडरस्टैंड आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन प्रोसेस जो है ना, ये कभी प्रोसेस अकाउंट पूछते हैं, कभी जॉइंट कॉस्ट वाला जो इसका पार्ट है वो पूछेंगे, फिर प्रोसेस पूछेंगे, फिर जॉइंट कॉस्ट पूछेंगे। तो आपके में ज़्यादा चांसेस जॉइंट कॉस्ट के हैं, लेकिन पैटर्न चेंज हो सकता है, कभी ये प्रोसेस से भी आपसे पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अभी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है बहुत दिनों से, और बीच में तो इन्होंने गायब भी कर दिया था, आगे चांसेस हैं होटल और हॉस्पिटल वाले पार्ट से पूछने के। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में मार्जिनल कर रहे हो तो पूरा ही करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब वो 14 मार्क्स ग्रैब कर पाओगे। स्टैंडर्ड में लेबर बहुत टाइम से चल रहा है, मटीरियल आने के तुम्हारे ज़्यादा चांसेस हैं,
बजट में प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल वाले बजट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी अभी कैश बजट पूछा है, प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल नहीं पूछा है, तो प्रोडक्शन और फ्लेक्सिबल वाले पार्ट से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और हमने ग्रुप 1 खत्म किया भाई साहब। अब हम आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे फर्स्ट प्रियोरिटी भाई साहब आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होना चाहिए। 3 क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। 3 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से हो सकते हैं। मैम कैसे करें? तुम्हारा भाई साहब यूट्यूब में जाके देखो, मैंने ना अपलोड करके रखा है, वो 4 वीडियोस हैं चारों चैप्टर्स के अलग अलग, उसे देख लो, 2 बार देख लो, तुम्हें याद हो जाएंगी थ्योरीज। 2 बार देख लो, थोड़ा सा खुद से रिवाइज कर लो, हो जाएगी याद थ्योरी। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये नहीं छोड़ सकते तुम, मैं सच बता रही हूँ। तुम्हें लगता होगा कि OM प्रैक्टिकल है बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई साहब इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये 3 को बहुत अच्छे से करेंगे, ये 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं खत्म हो गए। फिर इसके बाद हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, इसलिए इसको प्रायोरिटाइज किया है। और फिर उसके बाद आप इधर जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस, हर बार इनसे क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, फिर इसके बाद आप चले जाओ 3rd कैटेगरी पे, आपका ये वाला क्वेश्चन ऑपरेशंस प्लानिंग। इससे डिमांड और कैपेसिटी दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, कभी डिमांड से पूछते हैं, कभी कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर इसके बाद 4th कैटेगरी में आपके चैप्टर नंबर 4 के ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इसमें भी प्रियोरिटी पूछोगे ना तो असाइनमेंट से सबसे ज़्यादा पूछते हैं, सिम्युलेशन से सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं तुम्हें सेफ्टी बना के रखने के लिए बोलूँगी। OM की सेफ्टी के लिए आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी और 3rd चैप्टर की थ्योरी करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी तुम्हें हेल्प करेगी अगर तुम्हारे टॉपिक्स नहीं बन रहे हैं उसे करने के लिए। ठीक है, पहले प्रियोरिटाइज लेकिन इसी को करना। इसमें से देखो, इसमें से भी अगर तुम्हें ज़्यादा थ्योरी प्रियोरिटाइज करने का मन नहीं हो रहा ना, तो ये दोनों चैप्टर्स को तो फिर भी कर ही लेना भाई साहब। ये दोनों चैप्टर से 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन के लिए आपको 2 अलग अलग चैप्टर करने पड़ते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ये 2 चैप्टर को तो कर ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चंस की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 से इन्होंने हर एक टॉपिक को उठा के पूछ रखा है पहले से, तो इसीलिए बहुत छोटा भी चैप्टर है ना, 2 पेजेस में खत्म हो जाता है, तो इसे तो पूरा ही करेंगे। ठीक है, आगे ऑपरेशंस प्लानिंग में अभी इन्होंने डिमांड फोरकास्टिंग पूछा था। अभी पहले भी ये बहुत ज़्यादा डिमांड फोरकास्टिंग को ही प्रियोरिटाइज करते थे, लेकिन जून 25 से ये कैपेसिटी प्लानिंग भी पूछना चालू कर दिए हैं, तो कैपेसिटी प्लानिंग भी करने बोलूँगी मैं डिमांड के साथ। डिमांड भी देखो और कैपेसिटी प्लानिंग भी देखो यहाँ पे। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल से फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिजाइन थिंकिंग के 5 स्टेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोडक्ट डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग के 5 स्टेजेस ये कई बार पूछ रहे हैं। बेसिक प्रोसेस टाइप्स इन्होंने कई बार पूछा है। फिर सिम्युलेशन तो देखो इनका फेवरेट टॉपिक है, बहुत टाइम से चल रहा है। असाइनमेंट इनका फेवरेट टॉपिक है, हर बार पूछ रहे हैं। ठीक है, थ्योरी में ये जब भी पूछते हैं ना, तो वो प्रोडक्शन कंट्रोल स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी हुई है ना चैप्टर नंबर 4 में, वो 2-3 पेजेस वाली, बस उसी से पूछते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका बनेगा वो पूरा थ्योरी होगा 2A to B, तो वो थ्योरी ना वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, इनमें से कहीं की भी थ्योरी पूछ सकते हैं। इसलिए इस बार मैंने थ्योरी को प्रायोरिटाइज नहीं कराया है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये घुमा के फिरा रहे हैं। ठीक है, घुमा फिरा रहे हैं हमें। ठीक है, थ्योरी के अंदर ना। इसके आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में थ्योरी ही पूछा था, इसका तो कई बार से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, तो इसके चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी अगर आता है तो इससे आपका मोस्टली जो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपने देखे वो आ सकते हैं। आपका जो अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल चार्ट्स वाला पार्ट है जो हमने वर्कबुक में कवर किया है, वो वाला पार्ट यहाँ पे आ सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये बहुत टाइम से फ्लोट कर रहे थे। पिछली बार क्या बोला, फ्लोट नहीं, चलो वेरिएंस पूछ लेते हैं। वेरिएंस भी ज़्यादा कठिन नहीं है भाई साहब। वेरिएंस, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, फ्लोट, ये तीनों टॉपिक्स को देख सकते हो तुम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो तीनों को अच्छे से करके चलेंगे, लेकिन चांसेस ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे वाले में फ्लोट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मशीन रिप्लेसमेंट पूछा था तुम्हारे इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, इंस्टीट्यूट को अच्छा भी लगता है, तो वो वाले पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ तो ये तो एकदम अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं हर बार, तो इसे बढ़िया से कर लेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, देखो लास्ट के जो SM वाले पार्ट है ना, मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि उसके तो हर एक क्वेश्चन तुम्हें देख के जाने चाहिए। बाकी टॉपिक्स अगर प्रायोरिटी की बात करोगे तो मेन स्टेप ऑफ फॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को बार बार पूछा है। वैल्यू चेन जो है पॉटर्स की वाले पार्ट को बहुत बार पूछा है। पेस्टल बहुत बार पूछ रहे हैं। ये नया टॉपिक है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाला, ये नया पूछना चालू करे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर इन्होंने 2 बार पूछ लिया है।
ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर भी पूछा है, तो वो जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे। और मुझे लगता है ये टेस्ट वाला जो पार्ट है ना, 9 डिज़ाइन टेस्ट, वो भी बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि उसके भी आने के चांसेस हैं। बीपीआर इनका फेवरेट है, बीच बीच में पूछते रहते हैं बीपीआर को उठा के। फिर डिजिटल स्ट्रैटेजी, ये भी नया नया टॉपिक है, इससे कहीं से भी आ सकता है, तो हर एक टॉपिक को यहाँ पे बढ़िया से करते हुए चलेंगे, ठीक है। और बहुत आसान भी है डिजिटल स्ट्रैटेजी, जल्दी खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स होनी चाहिए। इससे पूरा 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी में जाओ, चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 तुम्हारे 2 क्वेश्चन, भाई साहब सोच के देखो, 28 मार्क्स पूछा जाता है इस चैप्टर से। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में तुम ऑडिटिंग कंसेप्ट और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग अंडरटेकिंग कर लो। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा खत्म करा देते हैं। फिर फोर्थ कैटेगरी में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला करोगे, फिफ्थ कैटेगरी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करोगे, और उसके बाद तुम ये कैश फ्लो और बैंकिंग वाले कर सकते हो, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग टॉपिक है, हर बार अलग अलग जगह से पूछता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट कैटेगरी में डाला है, ठीक है। चलो हो गया ये, आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। सो बायबैक वाले क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं यहाँ पे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कई बार पूछे जाते हैं, इशू एंड फॉरफीचर वाले क्वेश्चंस और अंडर राइटर्स वाले क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन हर बार पूछते हैं ये। कैश फ्लो भाई साहब हर बार पूछ रहे थे, पिछली बार गायब कर दिया। चांसेस हैं तुम्हारे में पूछ ले, लेकिन पिछली बार गायब कर दिया भाई साहब। बच्चे बेचारे उम्मीद लगा के गए होंगे इंस्टीट्यूट से कैश फ्लो आएगा, आया ही नहीं। फिर इंश्योरेंस ये हर बार पूछ रहे थे, गायब ही कर दिया। इंश्योरेंस की जगह नया इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, जो बहुत टाइम से पूछा ही नहीं था। थोड़ी बहुत तो इंस्टीट्यूट पैटर्न बदल रही है भाई साहब, धीरे धीरे ना इंस्टीट्यूट भी होशियार होते जा रही है। ये बच्चे सब कुछ पता करके जाते हैं पहले से, थोड़ा सा हमें भी बदलना पड़ेगा, उन्होंने बदलना चालू कर दिया। ये ईपीएस वाले क्वेश्चन वो बार बार पूछते हैं स्टार्टर से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। और बाकी जो अलग से एक क्वेश्चन बन रहा है, जैसे देखो यहाँ AS 19 का बना, फिर AS 2 का बना, तो ये थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। बाकी EPS का क्वेश्चन तो पता नहीं, इन्हें बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट ऑडिटिंग कंसेप्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड, चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से कर लो। फिर ये जो चैप्टर नंबर 7 है, इससे NFRA ना देखो रिसेंट अटेम्प्ट में बहुत प्रेफर कर रही है इंस्टीट्यूट, तो इसे तुम भी प्रेफर करोगे इंस्टीट्यूट की तरह, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, हर बार की अंडरटेकिंग ये बदलते रहते हैं, अंडरटेकिंग सेम नहीं होती, तो इसीलिए सारी अंडरटेकिंग्स का देख के जाना पड़ेगा। इसी के साथ ये भी खत्म। आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स हम FMDA में हमारा कैटेगरीज देखो। पहली कैटेगरी तुम्हारी होनी चाहिए चैप्टर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इसी को करते ही 7, 14, 21 मार्क्स गए तुम्हारे जेब के अंदर। आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर बार पास अटेम्प्ट में, तो भाई साहब इसे सबसे पहली प्रायोरिटी पे निपटा देंगे। सेकंड प्रायोरिटी में तुम ये 3 चैप्टर निपटाओगे, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग डिसीजन, 1, 2, 3 और यहाँ 4 हो गए क्वेश्चन खत्म। तुमने इतना कर लिया, तुम बहुत अच्छे से तैयार हो, फिर उसके बाद थ्योरी तैयार कर लेना, हो गया काम खत्म भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट को खत्म किया जा सकता है। थ्योरी के क्वेश्चंस देख लेंगे। थ्योरी मोस्टली ना ये डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड थ्योरीज पूछते हैं, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या पूछा, तो देखो टॉपिक में ना सेम टॉपिक नहीं है। यहाँ पे रेपो वाला पूछ लिया था, जो अभी तक नहीं पूछा एक बार भी। पिछली बार ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पूछ रहे थे, सिर्फ ये टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुआ है, उसके अलावा और कोई टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछ रही है इंस्टीट्यूट, ये चैप्टर नंबर 3 से। एक ये ट्रेंड, कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से एक घुमा के पूछती हैं। कॉमन साइज आने के तुम्हारे साइड में ज़्यादा चांसेस है। कैश फ्लो ये हर बार पूछ रहे हैं, कैश फ्लो को भी बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 4 से एकदम एग्जैक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है हर बार। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ यूजिंग बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट। तो तुम ये पिछले 4-5 अटेम्प्ट के भी क्वेश्चन अगर अच्छे से देख लोगे ना, तो तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है। कैपिटल बजटिंग से हर बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, बच्चों को नहीं बन रहा है तो आप दूसरे टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हो, थ्योरी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो सकते हो। वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और एक EOQ का क्वेश्चन पूछते हैं यार। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हम कॉस्ट में भी पढ़ते हैं, OMSM में भी पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, तो EOQ को भी बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी सब टॉपिक देखो तो मैंने पैटर्न्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि बन ही नहीं रहे हैं, हर बार ये अलग अलग टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तुम्हारा आखिरी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखेंगे ज़रा
फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी देख लेंगे, छोटी सी थ्योरी है यार, अच्छे से कर लोगे तुम्हारा ये तैयार हो जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स बोलूँ ना तो ये आसान है सबसे, तो इसके क्वेश्चंस भी देख के जाएंगे। यही 14 मार्क्स तुम्हारा ग्रैब हो गया। सेकेंड कैटेगरी में तुम इसको खत्म कर देना, ये 2 चैप्टर्स एज कम्पेयर टू ये तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट, ये बहुत आसान भी पड़ता है और ये पूरा का पूरा मिला के 28 मार्क्स का आता है, दोनों चैप्टर मिला के। हाँ, ये घुमा फिरा कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तुम इनमें से कोई एक चैप्टर करके चलोगे जाओगे, पता चला 7 ही मार्क्स का आया। ऐसा हो चुका है पास्ट अटेम्प्ट में कि किसी एक से ही वो 21 मार्क्स का, दूसरे से सिर्फ 7 मार्क्स का, या फिर दोनों से 14 मार्क्स का, ऐसे कैटेगरीज में बांट के पूछ रहे हैं। तो ये दोनों चैप्टर को बहुत शिद्दत से करके चलेंगे, बहुत शिद्दत से। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी में ये कर लेना। ये भी बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक है, लेकिन इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। तो 7, 14, 21, 28 तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, 1 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, 5 खत्म। लास्ट में जाना ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर्स पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत घुमा फिरा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस 14 मार्क्स के और लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो अगर नहीं बन रहा है तो उसको सबसे लास्ट कैटेगरी में रखना। फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये वाला पार्ट, और लास्ट में ही आप मार्जिनल कॉस्टिंग वाले पार्ट पे जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में देखें तो तुम्हारे अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्होंने पूछा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डायनेमिक वर्ल्ड के फंक्शंस बता दो, और ये डिस्टिंग्विश वाला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस, ये इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। मोस्टली ये डिफरेंस वाला ही पार्ट यहाँ से पूछते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे से करके चलेंगे। एक ये क्वेश्चन ऐसा वाला पूछते हैं जहाँ पे सिर्फ ABC वाला क्वेश्चन है, या फिर ये ट्रेडिशनल के साथ ABC वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी देखो तुम्हारे इस पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है सच, तुम्हें हर एक चीज़ शिद्दत से करके जानी पड़ेगी यहाँ पे, अगर तुम ये चैप्टर ये वाला कैटेगरी चूज कर रहे हो तो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस है, अभी अभी ये प्रॉफिट सेल्स वाले वेरिएंसेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग गए हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स एंड प्रॉफिट और रिकन्सिलेशन, ये 3 कैटेगरी सबसे ज़्यादा टफ पड़ती है, उसी से आगे चांसेस हैं आने के, तो उसे अच्छे से करेंगे। फोरकास्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड फ्लेक्सिबल वाले जो बजट्स हैं उसे अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी कैश बजट पूछा है, चांसेस हैं प्रोडक्शन बजट्स के वापस आने के। ठीक है, नेक्स्ट। डिविजनल परफॉर्मेंस में लर्निंग का, ROI, EVA, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बहुत छोटा है, हर बार पूछती है इंस्टीट्यूट 7 मार्क्स का, अच्छे से करेंगे। डिसीजन थ्योरी में आपको भाई साहब ये चैप्टर बढ़िया से करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार टॉपिक अलग अलग बदल रही है इंस्टीट्यूट। पिछली बार ये कोर्स ऑफ एक्शन वाले अलग अलग जो मैक्स दी मीन मिनी मैक्स है ये वाला पूछा, उससे पहले वो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन वाला पूछा, उससे पहले डिसीजन ट्री पूछा। तो हर बार अलग अलग पूछती है इंस्टीट्यूट, इससे प्रिपेयर करेंगे, आसान टॉपिक है, हो जाएगा तुमसे, तो इसे ज़रूर करके जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सारा का सारा पेपर एनालिसिस खत्म होता है। प्लीज़ अच्छे से अपना टाइम इस्तेमाल करें, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, तुमने बहुत मेहनत की है, ये आखिरी के दिनों में और अच्छे से कर लोगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, भरोसा रखो अपने ऊपर, एंग्जाइटी टेंशन वगैरह लेने का ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखेंगे अपने ऊपर और बहुत अच्छा करके आएंगे। बी वेरी पॉजिटिव। तुम बस ये सोचो कि तुमने जो भी पढ़ा है सिर्फ उसी से तुम्हारा पेपर आने वाला है। लिखेंगे नीचे कमेंट पे कि आई डेफिनेटली क्लियर दिस अटेम्प्ट विद, जैसा भी तुमको क्लियर करना है, ऑल इंडिया रैंक के साथ, 100 मार्क्स के साथ, 80 मार्क्स के साथ, 90 मार्क्स के साथ, जिस भी परसेंटेज के साथ, एग्जामिशंस के साथ, कैसे क्लियर करना चाहते हो अपना अटेम्प्ट, ज़रूर कमेंट पे लिखेंगे। ठीक है, समझ लो तुम भगवान जी को बता रहे हो, देखो भगवान जी इस बार तो मैं ये लेके आऊँगा और मदद आप करोगे। ठीक है, और ये जो पेपर एनालिसिस है मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, वहाँ टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। @CMA जंक्शन टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे ये मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, बहुत अच्छा करके आना, मुझे पता है तुमने इतनी मेहनत करी है, तुम बहुत अच्छा करके आओगे भी। ऑल द वेरी बेस्ट, राधे राधे, बाय बाय एवरीवन।